जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा कि आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यानी कि जब कंपनी इंडिया में आती है और 1757 का जब प्लासी का बैटल होता है, उसके बीच जो भी घटना होती है, जो भी काम करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उन सारे एमसीक्यूज़ को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। क्योंकि हम इसलिए पार्ट बाय पार्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और सारे क्वेश्चन को हम कवर कर पाएँगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक से, ठीक है? तो आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल टाइम पीरियड से लेकर के 23 जून 1757 को जो प्लासी की घटना घटती है, टोटल हम 100 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले 2 लेक्चर हमने डाल रखा है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। एक है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उनमें जो भी क्वेश्चन बना है उन सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल से लेकर के एंड तक सारे एमसीक्यूज़ को कवर किया है, ठीक है? तो इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो ऑप्शन 1 है 1599, बी 1600, सी 1602 और डी 1612। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डेट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों का, यानी कि एक तरह से पत्र दिया गया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन 1 है जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, हेनरी अष्टम। तो यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजा प्रथम, अभी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? तो हमें बताना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, उनका मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी और ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ऑप्शन सी है इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी है रॉयल इंडिया कंपनी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस कंपनी का नाम जो है, ये नाम जो त्याग किया था 1833 के एक चार्टर एक्ट से, कंपनी अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहलाने लगी, ठीक है? ये जो लॉन्ग नेम था इनको शॉर्ट किया गया, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन माना जाता है? ऑप्शन 1 है रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन हॉल और ऑप्शन सी है थॉमस रो और ऑप्शन डी है विलियम हॉकिंस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, रॉल्फ फिंच, क्योंकि ये 1585 को आया था, ठीक है? देखो, एक सवाल अगर और भी आए इसमें, अगर थॉमस स्टीफन का अगर नाम रहे तो उसको आप आंसर लगाइएगा, क्योंकि थॉमस स्टीफन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक था। उनका जो टाइम पीरियड है 1579 अर्थात 1579 को वो आया था। रॉल्फ फिंच का जो टाइम था वो 1585 में था। इसका जो टाइम पीरियड है 1583 से लेकर 91 तक वो इंडिया में रहा था, ठीक है? तो इसको ध्यान में दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच भारत कब आया था? तो अभी हमने इसका डिस्कस किया, तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर होने वाला है 1585, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? रॉल्फ फिंच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा ऑप्शन 1 है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत कब पहुंचा? यानी आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज कब आया है।
तो ऑप्शन एक है 1600 में, या 1608 में, या 1612 में, 1615 में। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे आपको चीज़ें याद रहेगी। तो देखो साथियों, कंपनी की जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, और इंडिया में जो इसका अराइवल टाइम पीरियड है वो 1608 को है। थोड़ा इसमें और भी जान लेते हैं कि जब कंपनी यहाँ आई थी तो ये अकबर का पत्र लेकर के आया था, लेकिन अकबर का उस समय डेथ हो गया था, और फिर वो जहांगीर को उस पत्र को सौंपा गया और जहांगीर के दरबार में आया था, और जिसमें कि कैप्टन हॉकिंग्स नाम जो एक व्यक्ति था, इन्होंने जहांगीर से बात करी थी, जो कि तुर्की भाषा में, ठीक है, फ़ारसी और तुर्की लैंग्वेज का ये ज्ञाता थे, और इनसे खुश होकर के जहांगीर ने 400 का मनसब भी दिया था, और फिर इन्होंने ना सूरत में एक व्यापार कोठी स्थापना करने की एक अनुमति दी थी, ठीक है। लेकिन उस समय पुर्तगाल उस एरिया पे व्यापार करते थे, तो उसके वजह से उन्होंने जहांगीर की कान भरने के कारण वहाँ पे फैक्ट्री स्थापना जो होने वाली थी उनको बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापना की थी, वो जो अस्थायी तौर पे था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1608 में अंग्रेजी जहाज किस स्थान पर पहुंचा था? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है कलकत्ता, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1608 में सूरत पहुंचने वाला अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? ऑप्शन एक है रेड ड्रैगन, ऑप्शन बी हेक्टर, ऑप्शन नंबर विक्टोरिया, ऑप्शन डी मैफ्लावर, ठीक है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर नामक जहाज से आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हॉकिंग्स भारत किसके दरबार में आया था? तो देखो, विलियम जो हॉकिंग्स है वो पत्र तो अकबर के नाम से लेके आया था, लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा, ठीक है, तो इंडिया जब पहुंचा तो उस समय यहाँ का जो मुगल एम्पायर थे वो जहांगीर था, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विलियम विलियम हॉकिंग्स भारत कब आया था? तो विलियम हॉकिंग्स, जाहिर सी बात है, जब 1608 को कंपनी आई तो 1608 में आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हॉकिंग्स किस राजा का प्रतिनिधि बनकर आया था? क्या जेम्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम था, एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स द्वितीय? तो इसके हिसाब से आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बन के आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने हॉकिंग्स को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन एक है खान, ऑप्शन बी है इंग्लिश खान, ऑप्शन सी है खाने खाना, ऑप्शन डी है मनसबदार। तो हमारा जो राइट आंसर हो रहने वाला है ऑप्शन बी, इंग्लिश खान, क्योंकि जहांगीर ने हॉकिंग्स को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का भी मनसब दिया गया था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो निर्णायक नौसैनिक युद्ध हुआ वो कब हुआ था? यानी कि देखो, ये भी जो एक बैटल होता है इनका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था तो किसी भी मुग़ल एम्पायर का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था कि कोई और भी कंपनी है जो कि व्यापार करना चाहता है, एक पाँव जमाना चाहता है। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने मुग़ल एम्पायर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बैटल करता है जिसे हम सवाली का युद्ध कहते हैं, जो 1612 में घटती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 1612। फिर आप देखते हो कि ये जो घटना घटती है उसके बाद फिर सूरत में अंग्रेज़ों को परमानेंट एक कोठी स्थापित करने का मतलब कि एक तरह से अधिकार देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1612 का जो युद्ध है वो किस स्थान के निकट हुआ था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए सवाली, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है सवाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो देखो, इसका जो मेन प्रतिद्वंदी था वो पुर्तगाल था, तो पुर्तगाल को इन्होंने हराया था सवाली की बैटल में। तो आप हमें ये बताइएगा कि सवाली का जो बैटल हुआ था तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से कौन नेतृत्व दे रहा था, ठीक है। सवाली के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक।
ठीक है, ये सवाल भी आ गया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, 1 मिनट साथियों। तो सवाली का जो युद्ध है उसका रहने वाला है, ऑप्शन ए है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी थॉमस रो, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला है थॉमस बेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वाली की विजय के बाद अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या हुआ? यानी आपको बताना है कि जब स्वाली का बैटल हुआ था उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को कौन से प्रॉफिट हुए? ऑप्शन ए, क्या बंगाल की दीवानी उसे मिल गई, या सूरत में व्यापारिक सुविधा मिली, या मद्रास में व्यापार करने के लिए अनुमति मिली, या डी बम्बई में कारखाना खोलने के लिए अनुमति मिली। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में व्यापार करने की सुविधा दी गई, ठीक है। थॉमस बेस्ट किस स्थान के युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या उन्होंने प्लासी का युद्ध किया था, क्या उन्होंने सवाली का युद्ध किया था, या बक्सर का, या कर्नाटक का? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सवाली के युद्ध के नाम से उन्हें हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? थॉमस रो यानी कि भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो थॉमस रो भारत जो आया था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थॉमस रो भारत कब आया था? यानी आपको बताना है कि थॉमस रो भारत कब आया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1608, ऑप्शन नंबर बी है 1612, ऑप्शन सी नंबर है 1615, ऑप्शन डी है 1623। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1615, ठीक है। देखो साथियों, इनका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम में दे देंगे विथ आंसर के साथ, क्योंकि हमने इस फॉर्मेट को जो पीपीटी में बनाया है हमने आंसर भी इनका दे रखा है। आंसर शो नहीं हो रहा है इसलिए कि इसको हमने जूम करके बड़ा कर लिया। हम नीचे आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा आंसर है, इस तरह के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसमें एक तरह से आप फिर प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो किसका राजदूत था? ऑप्शन ए है एलिजाबेथ प्रथम का, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम का, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम का, या डी चार्ल्स द्वितीय का। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जेम्स प्रथम का ये राजदूत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर शासन करना, मुगल साम्राज्य से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना, या पुर्तगालियों को हटाना, बंगाल पर कब्जा करना। तो देखो, अभी कंपनी इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि भारत पर शासन करने का भी सोच सकते थे, क्योंकि वो खुद अपना पांव जमाना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने मुगल साम्राज्य से व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करता था। आप देखते हो एक एलची भी रखता है मुगल दरबार में और फिर अपना व्यापार करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है थॉमस रो, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। देखो, आप जानते हो कि कॉर्नवालिस जब प्लासी का बैटल होता है उसके बाद ही आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग भी उसके बाद आता है, क्लाइव भी उसके बाद आता है। तो हमारा आंसर जो रहने वाला इस हिसाब से हमारा आंसर रहने वाला है थॉमस रो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन डी बम्बई, ऑप्शन डी कलकत्ता। देखो, अगर मसूलीपट्टनम रहे, अगर अस्थायी की बात करें तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में बना था। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सूरत है, क्योंकि सूरत 1613 में एक तरह से तैयार हो गया था और ये परमानेंट फैक्ट्री थी। देखो साथियों, एक चीज़ समझ लेना, फैक्ट्री का अर्थ ये नहीं था कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता था, इसका अर्थ ये नहीं था। ये जो फैक्ट्री शब्द है ये इटली से आया था, क्योंकि इटली में इसी तरह का एक परंपरा थी कि सामान को एक जगह से लाना, कलेक्ट करता था, फिर उसके बाद एक जगह सामान को सुरक्षित रखता था, फिर वहाँ से वो
माल को अपनी ब्रिटेन की ओर लेके जाता था। इस हिसाब से आप समझ सकते हो फैक्ट्री एक तरह से वेयर हाउस के तौर पे वर्क करता था। आप प्रोडक्शन वाला नहीं समझिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत की जो फैक्ट्री है लगभग किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो अभी हमने इसका डिस्कस किया है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस स्थान पर हुई थी? तो अगर अस्थायी पूछे तो मसूलीपट्टनम, अगर अस्थायी पूछे तो सूरत, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापार की अनुमति किस शासक में मिली थी? यानी अंग्रेजों को दक्षिण भारत में व्यापार की अनुमति किस शासक से मिली थी? क्या शाहजहां था, अब्दुल्ला कुतुब शाह था, जहांगीर था, औरंगजेब था? देखो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि शाहजहां और जहांगीर और औरंगजेब ये तीनों मतलब यानी कि नॉर्थ एरिया में जो था वो पावरफुल थे। तो साउथ में तो इनका नाम नहीं आएगा, भले ही कंट्रोल था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है 16 से 11, ठीक है। मसूलीपट्टनम किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है क्या वो बंगाल वाले इलाका में है या गुजरात वाले इलाके में है या कोरोमंडल तट में है या मालाबार। देखो एक चीज़ आप समझ लेना, जैसे मान लो ये है मालाबार तट, कौन तट है? ये मालाबार तट है, और ये वाला जो इलाका है ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से अब देखो क्या नाम है, मसूलीपट्टनम, ये हमारा कोरोमंडल तट पे रहने वाला है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास अंग्रेजों को किसने दिया था? ऑप्शन 1 चंद्रगिरी के नायक या मुगल सम्राट या निज़ाम या कुतुब शाह, ठीक है। हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मद्रास को जो दिया था इन्होंने चंद्रगिरी के नायक दिए थे, ठीक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है 1639, ऑप्शन बी 1648, ऑप्शन सी 1651, ऑप्शन डी 1661। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है 1639 को मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया था? क्या फोर्ट विलियम का किला बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया था? देखो आप समझ सकते हो फोर्ट विलियम का जो किला है ये कलकत्ता से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं रहने वाला। और फोर्ट सेंट डेविड है जो ये हमारा है गोवा से रिलेटेड है, ठीक है। आप जानते हो कि लाल किला दिल्ली में है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था मद्रास में कौन सा किला बनाया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो उसी हिसाब से हमारा इस राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बम्बई अंग्रेजों को किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था? क्या फ्रांसीसियों के माध्यम से, पुर्तगालियों के माध्यम से, या डच के माध्यम से, या मुगल के? तो देखो बम्बई है वो पुर्तगालियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था। आप जानते हो कि 1661 में एक घटना घटती है, जो पुर्तगालियों की राजकुमारी है जिनका नाम है कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा से हुआ था जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इनको दहेज के रूप में बम्बई दिया गया था, और फिर 1668 में 10 पाउंड का जो वार्षिक किराए पर इन्होंने बम्बई को अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहने वाला है पुर्तगाली। तो सवाल एक है कि जब बम्बई बना था तो उनका प्रथम गवर्नर कौन था, ये आप हमें बताइए, ठीक है। हम क्वेश्चन को जो पूछते हैं उनका आप जवाब दीजिए ताकि आपको भी एक तरह से याद रहे। तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखेंगे कि आपने इसका आंसर दिया है या नहीं दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई अंग्रेजी राजा को किस वर्ष मिला था? 1658 में, या 1661 में, या 1668 में, या 1674 में? तो देखो 1661 में दहेज के रूप में मिला था, और फिर अगर पट्टे की बात करें तो पट्टे 1668 पे लिया था, ठीक है। देखो बम्बई अंग्रेज, देखो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है 1668 में, ठीक है।
सॉरी, क्योंकि साथियों देखो हमने बताया 1661 में दहेज के रूप में मिला था। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बम्बई अंग्रेजी राजा को किस वर्ष में मिला था, यानी कि राजा के बारे में पूछ रहा है, ना कि कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के बारे में पूछता तो हमारा राइट आंसर रहता ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1668 में है। तो राजा को किस वर्ष दहेज के रूप में दिया, तो वो 1661 को है, माफ़ी चाहूँगा। बम्बई किस अंग्रेज राजा को दहेज में मिला था? क्या जेम्स प्रथम था, चार्ल्स प्रथम था, या चार्ल्स द्वितीय था, या जॉर्ज प्रथम था? तो इसके हिसाब से हमारा अभी राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पट्टे पर दिया? तो ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1668 को। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि मिस्टेक भी हो गया था। तो पट्टे की बात करें तो 1668, अगर दहेज के रूप में अगर बात करें तो 1661। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कितने वार्षिक किराए पर मिला था? तो 10 पाउंड किराए पर मिला था। ठीक है, तो यानी कि 10 पाउंड पे, यानी प्रति ईयर पे उनको देना था। ठीक है। बम्बई में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? क्या जेराल्ड अगियर था, या रॉबर्ट क्लाइव था, या थॉमस रो था, या जॉब चॉर्नक था? यानी कि बम्बई में जो अपने प्रमुख अधिकारी कौन था? तो देखो वो था जेराल्ड अंगियार। आपसे एक सवाल भी हमने पूछा था कि बम्बई का प्रथम वो गवर्नर कौन था? जेराल्ड अंगियार ही था, जो वास्तव में बम्बई का महान संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपको बताना है कलकत्ता, हुगली, ढाका या मुर्शिदाबाद। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है हुगली। ठीक है, हुगली में पहले प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन 1 है शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति लगभग कब मिली थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1633, 1640, 1651। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है 1651। ठीक है, फटाफट करते हैं। बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को बढ़ावा देने वाला अधिकारी कौन था? जॉब चॉर्नक था, थॉमस रो था, रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम हॉकिंस था। हमारा राइट आंसर रहने वाला है जॉब चॉर्नक। ठीक है, जॉब चॉर्नक का संबंध मुख्य किस स्थान से? मद्रास, बम्बई, कोलकाता, सूरत। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना किसके नाम से जोड़ा जाता है? जॉब चॉर्नक, थॉमस वेस्ट, फ्रांसिस डे, या जेराल्ड अगिया? तो जाहिर सी बात है भाई, जो जिस जगह को इस्टेब्लिश करेगा, जहां अपना पांव जमाएगा, उसी के नाम से होगा। तो हमारा राइट आंसर है जॉब चॉर्नक। ठीक है, कलकत्ता में अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का किला बनाया था। अब हमें बताइए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे है, और फोर्ट सेंट डेविड किला कहाँ पे है, और फोर्ट ऑगस्टस किला कहाँ पे है? ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता किन तीनों गांवों से विकसित हुआ है? सुतानाती, कालिकता और गोविंदपुर, हुगली, ढाका और पटना, चंद्रगिरी, सूरत और कलिकता। ऑप्शन नंबर डी, कासिम बाजार, पटना और गोविंदपुर। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला है सुतानाती, कालिकता, गोविंदपुर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकता की जो एक तरह से व्यापार करने के लिए जो वार्षिक यानी कि 1200 रुपये कंपनी अदा करनी पड़ती थी कंपनी को, तो वो कब दिया गया था? वो उसका डेट क्या था, और कौन सा ऐसा सूबेदार था जिन्होंने बंगाल पे व्यापार करने की अनुमति दी थी? ये आपसे सवाल है। चलिए हमारा आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण मुख्यतः किस समय हुआ? क्या औरंगजेब के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जॉब चॉर्नक के बाद अंग्रेजी प्रशासन के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्रारंभ में क्या था?
देखो, हमने शायद पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कंपनी का मेन जो एक तरह से मुख्य उद्देश्य था व्यापार, ठीक है? ना राजनीतिक प्रशासन, ना धार्मिक, ना कृषि। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता है? औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का तो क्या कहा जाता है? आपको बताना है। क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डच ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है। चाइल्ड का युद्ध, सॉरी, फ्रांस से रिलेटेड है। क्या प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड का युद्ध, जिसमें आप देखते हो कि उसको द्वीप पर शरण लेना पड़ा था और फिर बीच बचाव का जो काम किया था उसके बाद फिर उन्होंने फिर व्यापार करने की इनको अनुमति दी गई थी। चाइल्ड का युद्ध कब हुआ था? चाइल्ड का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1686 से 1690 के बीच, या 1690 से 1695 के बीच, या 1700 से 1705 के बीच। तो देखो, इसका जो टाइम पीरियड है ना साथियों, ऑप्शन नंबर ए है 1686 से 1690। चाइल्ड के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किससे हुआ था? मराठों से, मुगलों से, फ्रांसीसियों से, या डचों से? तो हमने पढ़ा ये मुगलों से हुआ था सामना, जो कि अंग्रेजों को बुरी तरह से हार मिली थी और फिर फुल्टा नामक द्वीप पर इन्होंने शरण लिया था। चाइल्ड के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां थे, औरंगजेब थे, या बहादुर शाह प्रथम था, या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब, ठीक है? चाइल्ड के युद्ध में अंग्रेजों को किस प्रकार का परिणाम मिला? पूर्ण विजय मिला, पराजय मिली, बंगाल की दीवानी मिली, या मद्रास की प्राप्ति हुई? तो देखो साथियों, जाहिर सी बात है, इसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा किस फरमान से मिली? 1690 का फरमान, 1717 का फरमान, या 1757 का फरमान? या ऑप्शन डी है 1765। देखो, 1717 में ना एक शिष्टमंडल आता है जो जॉन सॉरमन के नेतृत्व में होता है। उसमें एक चिकित्सक भी थे जिनका नाम था हैमिल्टन। इन्होंने फर्रुखसियर की असाध्य बीमारी को ठीक किया था और उसके एवज में इन्होंने बंगाल, मद्रास और बम्बई में व्यापार करने का एक अधिकार दिया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 1717 में 1717 का फरमान किस मुगल सम्राट ने जारी किया था? तो अभी हमने डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर रहने वाला फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का 1717 का फरमान अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार मिले, दिल्ली पर अधिकार मिला, बम्बई मिला, मद्रास मिला। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार मिले। 1717 का फरमान प्राप्त करने में किस अंग्रेज चिकित्सक की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? हमने कहा एक शिष्टमंडल आया था जिसमें एक हैमिल्टन नामक चिकित्सक थे। इन्होंने असाध्य बीमारी को ठीक किया था और जाकर के एक फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर के फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में किस प्रकार की सुविधा मिली? क्या शुल्क मुक्त व्यापार की विशेष सुविधा मिली? केवल नमक व्यापार मिले, केवल कपास व्यापार मिले, केवल मसाला? तो जी साथियों, इनका आंसर होने वाला है शुल्क मुक्त व्यापार की विशेषता, क्योंकि बिना पेमेंट किए वो व्यापार कर सकता था। किसी तरह का भी कोई चुंगी ना देना पड़ता था, ना किसी तरह से टैक्स। आप फिर देखते होंगे कि यही जो क्या कहते हैं कि फरमान मिला था, जिसमें कि कंपनी के वर्कर्स भी अपना व्यापार शुरू कर लिया था, अपने फ़ायदे के लिए व्यापार करते थे, क्योंकि बिना शुल्क के व्यापार होना होता था, जिसकी वजह से प्रॉफिट के उद्देश्य से कंपनी के कर्मचारी भी एक तरह से व्यापारी बन गए थे। इसकी वजह से कंपनियों को बहुत हानि हुई थी। फिर आप देखते हुए प्लासी का बैटल होता है, यही कारण होता है। बहुत सारे कारण हैं प्लासी के बैटल होने का। हम जब इसका थ्योरी का क्लास पढ़ेंगे तो बेसिक से हम समझेंगे।
दस्तक शब्द किससे संबंधित है? आपको बताना है कि दस्तक शब्द क्या है? सैनिक भर्ती से, व्यापारिक शुल्क से, छूट का, या भूमि माप से, या न्याय व्यवस्था से? तो देखो, दस्तक का अर्थ होता है एक तरह से फरमान देना, तो व्यापारिक शुल्क से छूट, ये राइट आंसर है। दस्तक का सबसे अधिक दुरुपयोग किस क्षेत्र में हुआ? देखो, जिस क्षेत्र में दिया जाता है अधिकतर उसी क्षेत्र में इसका दुरुपयोग भी होता है, तो ये बंगाल वाला इलाका में हुआ था। 18वीं शताब्दी में बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन माना जाता है? क्या मुर्शिद कुली खां है, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुर्शिद कुली खान है, उसके बाद अलावर्दी खां बनते हैं, फिर सिराजुद्दौला, फिर सरफराज आता है। इसे उतने मायने नहीं रखते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि 1740 में 1 साल के लिए सरफराज खान बनता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। 18वीं शताब्दी में बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन माना? तो ये क्वेश्चन हो गया है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर है ढाका से मुर्शिदाबाद। तो सवाल एक और ये बनता है कि आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन सा नवाब अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, यानी कि राजधानी को चेंज किया था? मुर्शिदाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो देखो, नाम से ही पता चलता है मुर्शिद कुली खां, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है मुर्शिद कुली खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का प्रमुख नवाब कौन बनता है? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला अली वर्दी खां, इसके बाद फिर सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था 1756 में, और फिर 1757 में, जुलाई 1757 की हत्या कर दी जाती है मीरन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मीरन कौन था? मीर जाफ़र का लड़का। सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी किसका था? मुर्शिद कुली खां का, अली वर्दी खां का, या मीर जाफ़र का, या शुजाउद्दीन? तो वो अली वर्दी खां के बाद उत्तराधिकारी था, क्योंकि अली वर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था, तो फिर इनका नाती था, यही फिर गद्दी पे बैठते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मराठों का आक्रमण, पुर्तगालियों का दबाव, फ्रांसीसियों का आक्रमण? जी नहीं साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी और दस्तक का दुरुपयोग। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कब किया था? तो 1756 में ही कब्जा कर लिया था। ठीक है। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रखा था? अलीनगर, मुर्शिदाबाद, सिराजाबाद, या फतेहपुरबाद? ठीक है, तो इन्होंने कलकत्ता का नाम क्या रखा था? अलीनगर रखा था। ठीक है, जो कि आप देखते हो कि अलीनगर की संधि भी होती है। अलीनगर की संधि कब होती है? 1756 में, 1757 में, 1758 में, 1760? तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, 1756 में अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि इसलिए होती है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद हो जाता है, और एक बैटल भी होता है जिसमें सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ जाते हैं, और फिर अलीनगर की संधि होती है कुछ शर्तों के साथ। आप जानते हो, आप जब सहायक संधि पढ़ोगे या फिर कोई भी आप ट्रीटी पढ़ोगे, तो आप देखोगे अंग्रेज़ जब भी कोई बैटल को जीतता था, तो हारने वालों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता था कि वो ना तो आंतरिक रूप से मजबूत हो, ना बाहरी तौर से, उसको एक तरह से लाचार बना दिया जाता था। ठीक है, अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस कंपनी से संबंधित था? तो जाहिर सी बात है, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। तो अब हमें ये बताइए कि हमने पहले डिस्कस किया है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है? आप इसको 1 से 2 बार कमेंट में कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहेगी। रॉबर्ट क्लाइव को किस युद्ध से विशेष प्रसिद्धि मिली? बक्सर, प्लासी, पानीपत, सवाले? जी,
इनका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लासी। आप ये बताइए कि प्लासी का बैटल कब हुआ है। देखो साथियों, कोई भी लेक्चर देखते हो ना आप लोग पूरा देखा करो, ताकि जो जो भी हमने चीज़ें कवर करी है उसको एक सीरीज से याद होगा, दिमाग में सारी चीज़ें एक तरह से परफेक्ट तरीके से बैठेगा। और ये सीरीज़ हम एक तरह से जब तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट ना हो जाए सारे एमसीक्यूज़, तब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा। हो सकता है कि क्लास डिले हो जाए, एक दिन के बाद एक दिन आए, वो अलग बात है, लेकिन क्लास प्रॉपर रहेगी। प्लासी का युद्ध कब होता है? ऑप्शन ए 23 जून 1757, ऑप्शन बी 22 जून 1756। तो अभी हमने डिस्कस किया है तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो 23 जून 1757, ठीक है। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच ही होगा, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखो प्लासी का जब बैटल होता है तो अंग्रेजी का नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। प्लासी के युद्ध में बंगाल की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर ने, सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने, अली वर्दी खान ने। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से आंसर रहने वाला है सिराजुद्दौला। ऐसा इसलिए कि प्लासी का जो बैटल होता था तो मीर जाफर एक तरह से सिराजुद्दौला को धोखा दिए थे और युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनको झूठा तसल्ली दिया गया था कि हम सारे सेना के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को एक तरह से बुरी शिकस्त दे रहे हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो इस हिसाब से सिराजुद्दौला होगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? क्या गंगा, यमुना, भागीरथी या नर्मदा? तो देखो इसका आंसर है भागीरथी, ऑप्शन सी, ठीक है। प्लासी वर्तमान किस राज्य में स्थित है? देखो प्लासी अभी फ़िलहाल पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है, क्योंकि बिहार अलग हो गया है, उड़ीसा अलग हो गया है, तो इस हिसाब से आप उस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईस्ट बंगाल वो बांग्लादेश बन गया और वेस्ट जो हमारे इंडिया में है, एक तरह से स्टेट है ये। सॉरी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कौन किया था? क्या मीर जाफर ने किया, मीर कासिम ने किया, या शुजाउद्दौला ने किया, या अली वर्दी खान ने किया? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मीर जाफर। इसे अंग्रेज़ों का गीदड़ भी कहा जाता है, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। जब हम इसको थ्योरी में डिस्कस करेंगे तो एक तरह से पूरे डिटेल के साथ करेंगे, इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि आप जो भी एग्ज़ाम दोगे हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि साथियों हमने ये थ्योरी की क्लास जो जितने हैं सारे का नोट्स एक तरह से प्रिपेयर कर लिया है, हर किताबों से हमने स्टडी किया, उसके बाद ही एक नोट्स तैयार किया है, और उसी नोट्स के साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि और किन किन चीज़ों को हमें कवर करना है और कौन से एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव से काम चलाते हैं। जब आप लोग डिमांड कीजिएगा थ्योरी के लिए तो फिर बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में फेस टू फेस आकर के हम क्लास देंगे, ठीक है। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है बंगाल का नवाब, ऑप्शन बी दीवान, गवर्नर मद्रास, सेनापति दिल्ली। तो इसके हिसाब से राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए बंगाल का नवाब। मीर जाफ़र किसका सेनापति था? क्या सिराजुद्दौला का था, क्लाइव का था, कासिम का था, या अली वर्दी का था? तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था, एक तरह से इसे धोखे दिया था, ठीक है। तो साथियों ये 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और एक छोटा सा चैनल है हमारा, प्लीज़ इसका भी एक मेंबर बने आप भी, ताकि जब धीरे धीरे ग्रो करेगा तो आप लोगों का भी बहुत बहुत एक तरह से धन्यवाद कहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी कल कम यानी कि एक तरह से छोटा छोटा इसलिए वीडियो डाल रहे हैं साथियों, ताकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फिर उसके बाद हम थ्योरी का क्लास लेके आएंगे बेहतरीन तरीके से। हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। यानी कि पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी को, फिर जब
आप लोग डिमांड कीजिएगा, फिर अदर सब्जेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के साथ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद भाई मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना था। प्लासी की वजह से अंग्रेजों को किस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव मिला? क्या बंगाल में, पंजाब में, राजपूताना, मैसूर? जब प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ तो बंगाल में ही इनको राजनीतिक प्रभाव मिली होगी। प्लासी युद्ध के समय महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, मराठा का अंत हो गया, फ्रांसीसियों का शासन हो गया? बिल्कुल नहीं, मराठा से कोई मतलब नहीं था और फ्रांसीसियों से भी कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन एक है, भारत में अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता की नींव मजबूत हुई। प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? क्या औरंगजेब था, फारूक सियर था, आलमगीर द्वितीय था या शाह आलम द्वितीय था? तो इसके हिसाब से राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। तो अब हमें ये बताइए कि जब बक्सर का बैटल होता है 22 अक्टूबर 1764 को, तो उस समय मुगल का सम्राट कौन था? एक तरह से मुगल सम्राट कौन था, उनका आप नाम बताएं। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। आप हमें ये बताइए कि सिराजुद्दौला कहाँ के थे और उनकी माता का नाम क्या था? सिराजुद्दौला की मृत्यु कब होती है? ऑप्शन नंबर ए 1756, ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1757। देखो साथियों, 23 जून 1757 को प्लासी का बैटल होता है। फिर मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम था मीरन, इन्होंने 2 जुलाई 1757 को इनकी हत्या करवा दी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर यानी बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उनमें उसमें जो स्टडी किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा है। फिर हमने बीपीएससी टीआर जो 2 था उनमें भी इस सवाल को पूछा गया है, तो ध्यान से इनको देखिएगा एक बार नज़र। सिराजुद्दौला की हत्या किसके आदेश से हुई? तो ऑप्शन एक है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, मीरन या मीर कासिम। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है मीरन। ठीक है, मीर जाफर का पुत्र कौन था? मीरन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला या अलवर्दी खां? तो जाहिर सी बात है मीरन रहने वाला है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का विजय का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी? जी बिल्कुल नहीं। सिराजुद्दौला की सेना में विश्वासघात था? बिल्कुल, ये बात सही है। फ्रांसीसियों की सहायता है? फ्रांसीसियों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। मराठों की सहायता? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से प्रमुख सहयोगी कौन था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या शाह आलम द्वितीय? तो ये गीदर भाई साहब थे, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल से क्या प्राप्त हुआ? केवल मद्रास, केवल बम्बई, केवल सूरत? जी नहीं, भारी धनराशि और राजनीतिक प्रभाव। भारत में अंग्रेजी से राजनीतिक सत्ता की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है? तो ये प्लासी का बैटल इन्हीं से शुरुआत मानी जाती है। और 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1757 की प्लासी विजय के समय अंग्रेजी कंपनी का प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन था? क्या रॉबर्ट क्लाइव थे, हेस्टिंग्स थे, डलहौजी था, कॉर्नवालिस था? जी बिल्कुल नहीं, डलहौजी का टाइम पीरियड है 1846 से शायद 48 के बीच में है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है रॉबर्ट क्लाइव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 के बाद बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति कैसी हो गई? कमज़ोर हो गई, राजनीतिक रूप से अत्यंत मजबूत, समाप्त हो गई, केवल धार्मिक? जी बिल्कुल नहीं, राजनीतिक रूप से मजबूत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संगठन से राजनीतिक शक्ति बनने की प्रक्रिया में कौन सा युद्ध निर्णायक है? तो प्लासी का युद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को रहने देते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा कि 1757 के प्लासी का युद्ध को भारतीय इतिहास में किस रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन एक है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, अंग्रेजी राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत होती है, या ऑप्शन सी मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी सत्ता की स्थापना होती है। तो देखो साथियों, हमने अभी तक कंपनी के आगमन से लेकर के प्लासी का बैटल यानी 23 जून 1757 में
जो भी एमसीक्यूज़ बनने वाले थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम सारे एमसीक्यूज़ को कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी स्कोर की कर पाए होंगे। और देखो साथियों, मुझे नहीं लगता है कि इनसे भी और बाहर कोई क्वेश्चन बनता होगा, क्योंकि हमने जहाँ तक हमसे हो सका हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। तो प्लीज़ आप सेशन को पूरा देखिए। कोई भी टॉपिक आप देखते हो तो एक मतलब कि सही ढंग से देखिए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। और एक सिरे से आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तभी आपकी स्थिति मजबूत होती है। आप ऐसा ना करें साथियों कि क्लास आधा-अधूरा देखें और फिर उसके बाद स्किप कर दें। इससे आपको ही नुकसान होने वाला होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाते। तो धन्यवाद। आपको कैसी क्लास लगा? आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।